आदमी एकदम अंधेरे में आ जाए तो पहले पहल इसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अंधेरे में भी चीजों के धुंधले धुंधले खाके दिखाई देने लगते हैं। हकीकत यह है कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है। जंगली दरिंदे अंधेरे की इसी रोशनी में अपने शिकार को देख लेते हैं। कमांडो को इस अंधेरे में देखने की खास तौर पर तरबियत दी जाती है और ये जांबाज अंधेरे में वाज़िह तौर पर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर देख लेते हैं। वो सायों की नकलो हरकत से बखूबी अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कमांडो शेर खान ने भी देख लिया था कि आगे घने दरख्तों के दरमियान से एक तंग सा रास्ता सामने की तरफ जाता है। इसे यकीन था कि वो इस रास्ते से गुजरकर पुराने वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा। इसने अपने पास बैठे हुए शाहद अली के कान में सरगोशी में कहा, हमें इन दरख्तों के बीच में से गुजरना है। हमारे दरमियान फासला 20 फुट का होगा। गश्ती पार्टी से होशियार रहना, आ जाओ। और शेर खान उठकर सामने वाले दरख्तों के दरमियान चलने लगा। वो झाड़ियों से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था ताकि सिर्फ इसका पांव गिली घास पर पड़े और ससराहट पैदा ना हो। ये सिर्फ तरबियत याफ्ता कमांडो या फौजी ही कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद वो दरख्तों की ओट में छुपकर इधर उधर अंधेरे में देखने लगते कि कहीं किसी तरफ से कोई गश्ती पार्टी या इस पार्टी का कोई फौजी जवान तो गश्त करता नहीं आ रहा। इसी तरह वो जंगल में आगे ही आगे चलते गए। आखिर एक जगह इन्हें ऊंची नीची डेरियां सी दिखाई दी। शेर खान वही रुक कर बैठ गया। इसने शाहद अली को भी अपने करीब बुला लिया। शेर खान ने ऊंची नीची डेरियों की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मालूम होता है कि हम पुराने कब्रिस्तान में आ गए हैं। वो पुराना कब्रिस्तान वीरान था। वो अंधेरे में झुककर चलते हुए कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार के पास आ गए। ये पुरानी तारीखी दीवार थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। वो दीवार की आड़ लेकर बैठ के और सामने की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। कुतुबुद्दीन ने इन्हें बताया था कि कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार से थोड़े फासले पर बरगद का घना दरख्त और खुफिया रिसर्च सेंटर में इस कमरे की पिछली दीवार है जिसमें डॉक्टर प्लाई रात को सोता है। बरगद का दरख्त इन्हें नजर आ रहा था जो इतना बड़ा था कि इसकी घनी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। दीवार के पास वो कुछ देर बैठकर माहौल का जायजा लेते रहे। इन्हें दीवार की दूसरी जानब से किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी। फिर ये आवाज दूर होते होते गुम हो गई। इसके बाद फिर खामोशी हो गई। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली को क्या करना था ये इन्होंने पहले ही सोच रखा था और तय भी कर लिया हुआ था। अपने मंसूबे के मुताबिक जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि इस तरफ कोई गार्ड वगैरह नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके जिस्म को झुकाए बरगद के दरख्त की तरफ बढ़े। बरगद का तना बहुत मोटा था। घनी शाखों में से दरख्त की जड़ें रस्सियों की तरह नीचे लटक रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक शाहद अली लटकती हुई जड़ों को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। फिर दरख्त की शाखों के अंदर ही अंदर रेंगता दरख्त के इस बड़े तने पर आ गया जिसकी शाखें कमरे की छत पर लटकी हुई थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता इन शाखों के सहारे आवाज पैदा किए बगैर छत पर उतरकर वहीं बैठ गया। जब शेर खान ने इसे छत पर उतरते देख लिया तो वो दीवार के साथ खिसकता खारदार तारों वाली दीवार के पास आ गया। इसने जेब से छोटा प्लास निकाला और खारदार तारों को बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में दबाकर ताकि आवाज पैदा न हो एक जगह से काट कर इतनी जगह बना ली कि वो अंदर जा सकता था। तारों के शिगाफ में से इसने दूसरी जानब देखा। इसके सामने बहुत फीकी धुंधली रोशनी में दो सिपाही किसी स्टूल किस्म की चीज पर बैठे थे। वो आपस में किसी किसी वक्त कोई बात भी कर लेते थे जो फासला होने की वजह से शेर खान की समझ में नहीं आ रही थी। शेर खान ने स्टीन गन अपनी पोजीशन पर लटका ली और जेब से कमांडो चाकू निकाल लिया। फिर वो तारों के शिगाफ में से दबे पांव निकलकर कमरे की दीवार के कोने के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसने सर जरा सा आगे करके देखा। दोनों पहरेदारों में से एक पहरेदार जो वर्दी में था उठ खड़ा हुआ। दूसरा अपनी जगह पर इसी तरह बैठा था। राइफल इसने घुटनों पर रखी हुई थी। जो सिपाही खड़ा हो गया था इसकी राइफल सिलंग के साथ इसके कंधे पर लटक रही थी। यह मकान का लान था जिसके बारे में कुतुबुद्दीन के खास आदमी ने कहा था कि डॉक्टर प्लाई के कमरे के बाहर लॉन में रात को भी 2 सिपाही पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान ने यह भी देखा कि डॉक्टर प्लाई के कमरे की रोशनदान और बंद दरवाजे की एक लंबी दर्ज में से रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब था कि डॉक्टर प्लाई अभी तक जाग रहा था। शेर खान को कोयल की बड़ी धीमी सी आवाज सुनाई दी
जैसे दूर के दरख्त पर कोयल बोलकर उड़ गई हो, लेकिन ये कोयल की आवाज़ नहीं थी। ये इसके साथ ही कमांडो मुजाहिद शाहद अली का सिग्नल था कि मैं तुम्हें हिफाजती कवर देने की पोजीशन में हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। शेर खान ने एक बार फिर दीवार के कोने से सर जरा सा आगे करके देखा। जो सिपाही स्टूल पर बैठा था इसका सर झुका हुआ था, शायद वो ऊँघने लगा था। दूसरा पहरेदार संतरी अभी तक लॉन में आस्ता आस्ता टहल रहा था। अब इसने सिगरेट सुलगा लिया था और टहलते हुए सिगरेट भी पी रहा था। कमांडो एक्शन के लिए फजा बड़ी हमवार हो गई थी। शेर खान ने जमीन पर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और इसे करीब की झाड़ियों में जोर से फेंक दिया। पत्थर के गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई। टहलते हुए संतरी को चौकन्ना करने के लिए यह आवाज काफी थी। वो टहलते टहलते रुक गया और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। फिर वो टहलते टहलते झाड़ियों की तरफ बढ़ा कि देखे ये आवाज किस चीज की थी। शेर खान जल्दी से पीछे हो गया। इसने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूर कर ली थी। संतरी टहलते टहलते झाड़ियों के करीब होता गया। झाड़ियों के पास पहुंचने के लिए इस दीवार के कोने के करीब से गुजरना था। जैसे ही वो दीवार के कोने के करीब से गुजरा, शेर खान ने चीते की तरह उछलकर सबसे पहले अपने बाएं बाजू के शिकंजे में संतरी की गर्दन इस तरह दबोच ली कि वो कोई आवाज ना निकाल सके। इसके साथ ही इसके सीधे हाथ में पकड़ी हुई तेजदार और दंदानेदार चाकू का फल संतरी के हलक के नीचे एक झटके से इस तरह फिर गया कि इसकी शारक कट गई। शेर खान ने संतरी के कांपते और ठंडे होते जिस्म को आहिस्ता से जमीन साथ लगाकर लाश को पीछे खींच लिया। अब इसे दूसरे संतरी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि इसकी मौजूदगी में शेर खान कुछ नहीं कर सकता था। इसने दीवार की ओट में से झांक कर देखा। दूसरा संतरी स्टूल पर सर को झुकाए शायद सो गया था। इसको बेदार करना जरूरी था। लान की दूसरी जानब एक जीना ऊपर छत पर जाता था। शेर खान ने छत पर निगाह डाली। इसे एक धुंधला इंसानी साया हरकत करता नजर आया। ये मुजाहिद शाहद अली था। वो छत की मंडेर के पीछे बैठ गया। शेर खान को इसका सर नजर आ रहा था। दूसरा संतरी अभी तक सो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। शेर खान ने पहले संतरी वाली तरकीब पर अमल करने के ख्याल से जमीन पर से एक रोड़ा उठाया। वो इसे झाड़ियों में फेंकने ही वाला था कि संतरी ने एकदम से सर उठाकर दाएं बाएं देखा। जब इसे अपना साथी नजर ना आया तो इसने इसका नाम लेकर आवाज दी। जिसने जवाब देना था, इसकी लाश शेर खान के करीब झाड़ियों में पड़ी थी। संतरी सामने वाले जीने की तरफ गया, इधर उधर देखा, फिर इस दीवार की तरफ आया जिसकी ओट में शेर खान गाद लगाए खड़ा था। संतरी ने एक बार फिर अपने साथी को आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर वो दीवार के करीब आ गया। कमांडो शेर खान के जिस्म के पट्टे तन गए। इस फौजी को हला करना जरूरी था। यहाँ एक बात याद रखिए कि एक आम आदमी जो काम नहीं कर सकता जो एक कमांडो करता है। कमांडो जब दुश्मन की गर्दन को अचानक बाजू के शिकंजे में लेता है तो इसने एक एक सेंटीमीटर का हिसाब लगाया होता है कि इसे दुश्मन की गर्दन को बाजू के शिकंजे में जकड़ते ही निकल सके। इसके साथ ही दुश्मन की शारक को कमांडो चाकू फेर कर काटना होता है। देखने में ये दो अलग अलग अमल लगते हैं, लेकिन एक तजर्बाकार कमांडो के लिए ये एक ही अमल होता है। एक ही वक्त में दुश्मन की गर्दन बूझी जाती है और इसी लम्हे इसकी शारक काट दी जाती है। अगर कोई कमांडो ऐसा नहीं करता, नाअहल कमांडो है और फिर इसकी जान खतरे में पड़ जाती है। कमांडो शेर खान के सीधे हाथ में खुला चाकू था और वो अपना दूसरा बाजू इसने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ था। जैसे ही दूसरा संतरी अपने साथी की तलाश में दीवार के कोने से निकलकर सामने आया, जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिल्कुल इसी तरह कमांडो शेर खान ने अपना बाजू संतरी की गर्दन में डालकर शिकंजे में लिया और ऊपर को जोर से झटका दिया। झटका देकर इसकी शारक पर पूरी ताकत से चाकू फेर दिया और फिर इसे जमीन पर डाला और लाश को पीछे खींचकर डाल दिया। दूसरे संतरी का इसी वक्त काम तमाम हो गया जब शेर खान के बाजू के झटके से इसकी गर्दन के मोहरे टूटकर अलग हो गए थे। शेर खान दौड़कर दीवार के पास आया और दूसरी तरफ लॉन में देखा। लॉन खाली पड़ा था। इसने छत पर निगाह डाली। इसे अपने साथी शाहद अली का सर मंडीर से जरा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा था। ये तस्दीक करने के लिए इसका अपना साथी ही है। शेर खान ने बड़ी धीमी आवाज में कोयल की आवाज निकाली। इसके जवाब में छत के ऊपर से भी कोयल की मध्यम आवाज में मुजाहिद शाहद अली ने जवाब दिया। शेर खान दीवार से हटकर लॉन में पौधों के पीछे झुककर चलता कमरे के बंद दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे के दर्ज में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी।
इसने दर्द के साथ आंख लगाकर देखा। कमरे में डॉक्टर प्लाई पलंग पर एक औरत के साथ रंगरलियां मना रहा था। कमरे में बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी में शेर खान डॉक्टर प्लाई को पहचानने की कोशिश करने लगा। औरत को इसने पहचान लिया था। वो नाग मंदिर की नागदासी उर्मिला थी। शेर खान यकीन करना चाहता था कि ये आदमी डॉक्टर प्लाई ही है। फौरन इसके जहन में एक तरकीब आ गई। अब इसके पास अपनी तरकीब पर मजीद सोच विचार करने के लिए वक्त नहीं था। इसे जो कुछ करना था बस इसी लम्हे करना था। इसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। डॉक्टर प्लाई ने दरवाजे की तरफ देखा और पूछा, कौन है बाहर? शेर खान ने बोलने के बजाय फिर दस्तक दे दी। डॉक्टर प्लाई उठकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके कदम सही नहीं पड़ रहे थे। साफ लगता था कि वो नशे में है। शेर खान दरवाजे के बाहर एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ऊपर से मुजाहिद शाहद अली इसे देख रहा था। दरवाजा खुला। डॉक्टर प्लाई ने गुस्से में पूछा, क्या बात है? कमांडो शेर खान शिकारियों की खाकी वर्दी में था। बाहर अंधेरा भी था। इसकी वर्दी फौजी वर्दी ही लग रही थी। स्टेन गन भी इसके कंधे से लटकी हुई थी। शेर खान ने एड़ियां जोड़कर सल्यूट किया और कहा, डॉक्टर प्लाई साहब के लिए सिक्योरिटी कमांडर का जरूरी पैगाम है। डॉक्टर प्लाई ने जरा सा झूमते हुए सिक्योरिटी गार्ड को अंग्रेजी में गाली दी और कहा, मैं ही डॉक्टर प्लाई हूँ। क्या कहा है इस बास्टर्ड ने? कमांडो शेर खान को आगे कुछ कहने और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ इस दुश्मन इस्लाम के मुंह से ये सुनना ही चाहता था कि मैं ही डॉक्टर प्लाई हूँ। ये इसने सुन लिया था। जैसे ही डॉक्टर प्लाई ने अपना फिक्रा पूरा किया, शेर खान ने गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। स्टीन गन के ब्रस्ट के धमाकों की आवाज तो नहीं आई थी। ठक ठक की मुसलसल आवाज के साथ शेर खान ने 2 ब्रस्ट फायर करके डॉक्टर प्लाई का सीना और पेट छलनी कर दिया। वो गिरा तो शेर खान ने तीसरा ब्रस्ट भी इसके सीने और खोपड़ी पर फायर कर दिया ताकि इसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे। मुसीबत ये हुई कि कमरे में नागदासी मौजूद थी। इसने ये खूनी मंजर देखा तो इसकी चीखें निकल गई। शेर खान को इसकी जरूरत नहीं थी वो नागदासी को भी हलाक करे। जिसको इसने हलाक करना था इसे हलाक कर दिया था। वो लॉन में पीछे की जानब दौड़ा। इसके साथ ही नागदासी चीखती चलाती दरवाजे पर आ गई। इसकी चीखों की आवाज पर न जाने कहां से गश्त लगाता एक संतरी उधर आ गया। इसने चीखों की आवाज पर हवाई फायर कर दिए। इसकी फायर धमाकों ने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वालों को बेदार कर दिया। अब चारों तरफ से हवाई फायरिंग शुरू हो गई। एक गश्ती पार्टी के 6-7 संतरी दौड़ते हुए लॉन में आ गए। शेर खान दीवार के पीछे छुप कर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो निकल गया होता अगर मुजाहिद शाहद अली छत पर ना होता। शेर खान इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। खुदा जाने किसने एक जानब से ऊपर तले 2 रोशनी राउंड फायर कर दिए। सारा लॉन रोशन हो गया। एक सिपाही ने छत पर मुजाहिद शाहद अली को देखते ही अंधाधुंध ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। शेर खान ने शाहद अली को दीवार की दूसरी जानब छलांग लगाते 4-5 फौजियों को इसके पीछे दौड़ते देखा। अब खुद शेर खान खतरे में गिर चुका था। इसे यकीन था कि शाहद अली फरार हो गया होगा। शेर खान तेजी से उठा और पीछे जंगल की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर बुझ चुके थे। शेर खान भागते हुए पुराने कब्रिस्तान में से भी निकल गया। पीछे फायर की आवाजें आ रही थी मगर ये आवाजें दूसरी जानब से आ रही थी। शेर खान के पीछे कोई नहीं था इसलिए कि किसी सिपाही ने इसे फरार होते नहीं देखा था। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ते हुए जंगल के किनारे वाले दरख्तों के पास आकर चुप गया। अब इसे एक खतरनाक मरहले से गुजरना था। ये दोनों वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियां थी। दोनों वॉच टावरों पर मशीन गनों के मोर्चे थे। फायरिंग की आवाजें सुनकर वो भी चौकस हो गए थे और समझ गए थे कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है। चनाचा इन्होंने भी मशीन गनों के ब्रश फायर करने शुरू कर दिए। गोलियां दरख्तों की टहनियों से टकराती और इन्हें चीरती हुई नीचे गिरने लगीं। शेर खान समझ गया कि मशीन गन पोस्टों से नीचे फायर आ रहा है। सर्च लाइट की रोशनियों के दायरे से भी तेजी से इधर उधर हरकत करने लगे थे। लेकिन कमांडो शेर खान को हर हालत में वहां से निकलना था। वो दरख्तों की आड़ लेता जंगल के आखिरी किनारे पर इस जगह आ गया जहां एक छोटा टीला था। रोशनियों के दायरे जल्दी जल्दी एक दूसरे के आगे पीछे सामने से गुजर रहे थे। ऊपर से फायरिंग भी हो रही थी। कमांडो शेर खान इस सूरत हाल में जितना अंदाजा लगा सकता था इसने अपने जहन में अंदाजा लगाया और पेड़ के बल रेंगते आगे बढ़ने लगा। एक बार फिर जब रोशनी के दायरे दाएं जानब को जाने के बाद वापस बाएं जानब को आते हुए इसके सामने से गुजर गए तो शेर खान कोहनियों के बल बड़ी तेजी से रेंगता हुआ
सर्च लाइट की जर्ज से बाहर निकल गया। चांद गुरूब हो चुका था। सामने वीरान मैदान था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कमांडो शेर खान ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब तक रिसर्च सेंटर के आर्मी सिक्योरिटी कमांडो बटालियन को डॉक्टर भलाई के कत्ल का इल्म हो चुका होगा और बहुत जल्द फौज इस सारे इलाके की नाकाबंदी कर लेगी। चनाचा वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। वो जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से वापस जा रहा था। दौड़ते हुए ही इसने मैदान अबूर कर लिया। सामने जमीन से ऊंचाई पर रेलवे लाइन गुजरती थी। इसे इसी रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना था। रेलवे लाइन भी रात की तारीकी में डूबी हुई थी। जंगल की तरफ से फायरिंग की आवाजें बंद हो गई थीं। फौज के कमांडो दस्ते और इंटेलिजेंस वाले शेर खान और शाहद अली की तलाश में निकल आए होंगे और रेलवे लाइन के साथ साथ काफी तेज रफ्तारी से चला जा रहा था। इसकी पनाहगाह तक का फासला काफी तवील था। तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला था। यह पैदल चलकर या दौड़कर तय नहीं हो सकता था। यही शेर खान यही सोच रहा था कि अगर वो किसी छोटे मुसाफाती स्टेशन तक पहुंच जाए तो हो सकता है इसे कोई गाड़ी मिल जाए जो मजूरा शहर की तरफ जा रही हो। मजूरा शहर के नाम का तलफ़ुज़ मदवारा और मदवराई भी किया जा सकता है। हमने मजूरा लिखा है तो अब इसे इसी तरह पुकारेंगे। ये वजाहत मैंने इसलिए ज़रूरी समझी थी कि जो लोग इस शहर से वाकिफ़ हैं कहीं वो मेरे मजूरा लिखने पर एतराज़ ना करें। और मैं तो जनूबी हिंदुस्तान के शहर में ना सिर्फ कई बार जा चुका हूँ बल्कि मैंने यहाँ के नाग मंदिर भी देखे हैं। दस्ती बम अभी तक शेर खान की जेब में थे। स्टीन गन भी इसके पास ही थी। ये असला किसी भी जगह पुलिस के हाथों पकड़वा सकता था। चनाचा इससे वक्ती तौर पर निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी थी। एक जगह रेलवे लाइन के साथ सिग्नल का खंभा आ गया। खंभे पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती रोशन थी। वहां ढलान पर एक जगह ईंटों का ढेर लगा हुआ था। शेर खान को असला छुपाने के लिए वो जगह मौजूद दिखाई दी। इसने जल्दी जल्दी ईंटों को एक जगह से हटाकर अंदर काफी जगह बना ली। फिर इसमें अपनी स्टीन गन, दस्ती बम और फालतू मैगजीन छुपाकर इस पर ईंटें इस तरह रख दी कि किसी को शक नहीं पड़ सकता था कि इसके अंदर कुछ शायद छुपाई गई है। सिग्नल के खंबे की निशानी जगह तलाश करने के लिए काफी थी। इसने यही सोचा कि बाद में कुतुबुद्दीन वगैरह अपना कोई आदमी बेचकर वहां से असला निकाल कर ले जाएगा। इसके पास सिर्फ कमांडो चाकू ही रह गया था। क्योंकि इसकी वर्दी शिकारियों वाली थी इसलिए किसी को इस चाकू पर कोई इतराज नहीं हो सकता था। इस जगह रेलवे फाटक आ गया। वहां से एक सड़क रेल की पटरी से उतरकर इस तरफ जाती थी जिस तरफ शहर था।